हेलो दोस्तों, आप लोग का लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के विविध प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल देखेंगे, जिसमें हम लोगों ने इससे पहले के कुछ प्रश्नों का हल देखा था। अगर इससे रिलेटेड आप थ्योरी का क्लास देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, इससे पहले हम लोगों ने आधुनिक भारत से रिलेटेड विविध, जिनसे हर एग्ज़ाम्स में प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं, तो उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और उसका विस्तारपूर्वक हल देखेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने देखा था, जिसमें हम लोगों ने कुछ प्रश्नों का हल देख लिया था। आज हम लोग आगे देखेंगे। 37 तक हम लोगों ने देख लिया था, तो आज 38 से देखेंगे। देखा जाए, 38 में पहला क्वेश्चन है कि उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन हैं। तो उपन्यास देखिए, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी, यह जो इसके लेखक हैं यह है बंकिम चंद्र चटर्जी। अब बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा बहुत सारे बुक लिखे गए हैं। उसमें से हम लोगों ने देखा था कि जो इनका पहला, बोला जाए कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया उनके जीवन काल का पहला उपन्यास जो था वह था दुर्गेश नंदिनी, जो 1865 ईस्वी में लिखा गया था। उसके बाद ही इन्होंने 1866 ईस्वी में कपाल कुंडलम प्रकाशित किया था, जो काफ़ी चर्चा हुआ था। तो आखिर दुर्गेश नंदिनी के बारे में पूछा क्यों गया, इस पुस्तक में उन्होंने क्या ऐसा वर्णन किया है, किस चीज़ पे बखान किया है। तो इस पुस्तक दुर्गेश नंदिनी में उन्होंने सुंदरता और प्रेम के बारे में विस्तार से व्याख्यान किया है। अगर मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा, काफ़ी अच्छा उपन्यास है। इसमें मुख्यतः कुछ हम संक्षिप्त में आपको हम बता देते हैं। इसमें उन्होंने एक सुंदरता को लेकर बात किया है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक पुरुष आज की तारीख में अपनी ज़िंदगी में हमसफ़र के रूप में एक स्त्री को पाना चाहता है, और एक ऐसी स्त्री जो सुशील हो, अनोखी हो और मतलब प्रतिभापूर्ण हो तथा वह बड़ों का आदर करो। हर किसी का तमन्ना रहता, इसमें भी उन्होंने उसी चीज़ पे फोकस किया है। उसके बाद साथ में इन्होंने कहा है कि इनके अलावा उन्होंने एक और गुण को देखा है, वो है सुंदरता। लेकिन वह सुंदरता क्या होती है, इसी का परिभाषा, इसी का बखान उन्होंने इस उपन्यास में दिया है। उन्होंने इस सुंदरता का बखान करते हुए उन्होंने 4 स्त्रियों का वर्णन किया है, 4 स्त्री को लिया है, जिसमें बिमला, तिलोत्तमा, आयशा और आसमानी है। इन चारों स्त्रियों का वर्णन किया इस उपन्यास में। अगर प्रेम को समझने का अगर सार्थक शब्द कहा जाए तो यहाँ से आप पढ़कर वो चीज़ आप ज्ञात कर सकते हैं, जिसके लिए आज हमारा देश जाना जाता है। उस प्रेम, त्याग, बलिदान और इंसानियत के लिए इस उपन्यास में उसका एक झलक दिखाई दिया है। तो आशा करते हैं ये आपको क्लियर होगा कि दुर्गेश नंदिनी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 39 में भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था। तो 1947 के बाद कहा जाता है कि सबसे अधिक जो योगदान है वह अरुणा आसफ अली के द्वारा दिया जाता है। क्या होता है अरुणा आसफ अली, जब यह अरुणा आसफ अली 1930, यानी उससे 1930 1936 में वह 1900, हालांकि 1940-41 में भी यह क्या कर चुकी थी, राजनीति में भारतीय क्रांतिकारी में भाग लेते हुए वह जेल भोग चुकी थी। क्या होता है 1942 ईस्वी का असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है। जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है तो उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण जो क्या रहते हैं, राष्ट्रवादी नेता रहते हैं। इसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अन्य बड़े बड़े लीडर को क्या क्या था, अंग्रेज़ों द्वारा कैद कर जेल में डाल दिया जाता है। तो उस वक्त उस क्रांति को बढ़ाने में ये अरुणा आसफ अली का काफ़ी योगदान रहता है। वह 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के समय में वह अंडरग्राउंड, यानी भूमिगत होकर वह राष्ट्रवादी क्रांतिकारी राष्ट्र भावना को क्या करते हैं, प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को वह आगे बढ़ाते हैं। तो उस दरमियान में वह 1942 से लेकर 46 तक, मतलब एक भारतीय की आज़ादी में एक अहम भूमिका वो निभाते हैं। वह तब तक अपने आप को प्रकाशित, यानी लोगों के सामने नहीं लेकर आते हैं जब तक कि उनका नाम वारंट से नहीं हटा दिया जाता। वही 1946 ईस्वी में जब भारत को आज़ादी की घोषणा मिलता, उसके बाद जो उनके नाम से वारंट निकाला हुआ रहता, वह वारंट को हटा दिया जाता, तब अरुणा आसफ अली वो बाहर निकलती। तो इस तरह से वह भारत के आज़ादी के बाद 1947 के बाद भी उनका काफ़ी योगदान रहा है इसमें, भारतीय राजनीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 40 में, वंदे मातरम गीत लिखा था। अब वंदे मातरम गीत क्यों लिखा गया था, देखिए इसकी चर्चा हम लोग पहले भी किए थे कि वंदे मातरम गीत का है जो आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। आखिर में वंदे मातरम को लिखा क्यों किया गया था, बात है 1870 और 1880, 1770 और 1780 ईस्वी की। क्या होता है कि उस वक्त जो अंग्रेज का ज़माना होता है, तो अंग्रेज क्या होता है, कोई भी जब सरकारी सभाएं होती थी उसमें से वह एक नारा देता था, वह एक वहाँ पर
जो है नारा गाया जाता था, वह जो नारा था गॉड सेव द क्यून, यह कर कर गाया जाता था। उसको लेकर बंकिम चंद्र चटर्जी उस वक्त वह एक अधिकारी पद पर रहते हैं, तो वह पद पर जब वह नारा लगाया जाता, गाया जाता, तो उससे उनको काफ़ी दुख होता है, उनको प्रतिवेदना अंदर से होता है। और उसी के बाद वह उनके मन में विचार उठने लगता है और वह एक क्या करते हैं, अपने मातृभूमि के लिए, अपनी भूमि के लिए एक क्या लेकर आते हैं, एक वाक्य लेकर आते हैं जो वंदे मातरम। वह जो क्या होता है, यह अपनी मातृभूमि को समर्पित होता है। और ख़ासकर जब वह सन्यासी विद्रोह और भारत में जो उसमें बंगाल में जो अकाल आया था 1770 ईस्वी में, उसके कारण लूट मार चोरी ये सब जो बढ़ गया था, जो आप देखेंगे एक महेंद्र आता है और उसकी पत्नी आती है, महेंद्र की पत्नी कमायनी रहती है, शायद कमायनी ही है, आप एक बार देख लीजिएगा। महेंद्र है जिसमें भावनानंद एक सन्यासी उसको आकर सपोर्ट करता है, जब उसके पति महेंद्र को एक ब्रिटिश सैनिक पकड़ लेता है, उसकी रक्षा करता है। तो उसके बाद वही भावनानंद वो गीत को वहीं पर वो गाता है। तो उसका वर्णन ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे वो किया जाता आनंद मठ में। तो ध्यान में रखेंगे वंदे मातरम गीत क्यों लिखा गया था, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। वही गीत जब क्या होता है, ब्रिटिशर्स जब कोई भारतीय जब कोई सरकारी सभा होता था उसमें से वो गीत देते थे, गॉड सेव द क्यून, उसी के विरोध में वह उससे आघात होकर वह अपने मातृभूमि को समर्पित के लिए, जिसमें मातृभूमि की वंदना है, उसके लिए यह गीत लिखते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41 में, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ। तो किस वर्ष उड़ीसा, वह 1936 ईस्वी, लगभग 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को वह बिहार उड़ीसा से अलग होता है। और पश्चिम बंगाल से अलग होता है वह 1905 ईस्वी में होता है, जिसमें बोला जाता है, इसमें जो अहम भूमिका होती है, अगर बिहार का जैसे ही नाम आता है तो एक सच्चिदानंद का नाम जरूर आता है, क्योंकि सच्चिदानंद बिहार के बक्सर जिले से ही थे। वह बोला जाता है कि वह एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जो बहुत ही कम उम्र में बहुत ही उच्च शिक्षा प्राप्त किए थे। उनके पिताजी ऑलरेडी तहसीलदार थे और 18 वर्ष की उम्र में वह 1889 ईस्वी में वो इंग्लैंड जाते हैं और बैरिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं। और वही जो है जो बिहार को एक अलग नाम देने का दर्जा करते हैं। आपको हम याद दिला दें कि बिहार के पृथक जो सबसे पहले अलग किया जाता है पश्चिम बंगाल से, वह 16 अक्टूबर शायद होता है 1905 में सच्चिदानंद के प्रयास से ही बंगाल से पृथक किया जाता है। उसके बाद आपको बता दें, यह ठीक है, बाद में तो उड़ीसा का बिहार से अलग होता ही होता है, लेकिन 1915 ईस्वी में जब उनकी सच्चिदानंद की ऑलरेडी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु से पहले ही उन्होंने बिहार और उड़ीसा के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की मांग ब्रिटिश से कर दी थी। तो एक उड़ीसा बिहार के लिए अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर तैनात हो गया था। हालांकि उनका मृत्यु 1915 ईस्वी में हो जाता है, उसके बाद बिहार को उड़ीसा से अलग किया जाता है 1936 ईस्वी में। और बिहार का जो विभाजन है एक तरीके से और देख सकते हैं 1956 ईस्वी में क्या होता है कि पुरील जिला और पूर्णिया का एक इस्लामपुर होता है जो पश्चिम बंगाल में शामिल हो जाता है। उसके बाद आपको देखने को मिला 15 नवंबर 2000 को झारखंड को बिहार से विलय किया था। इस प्रकार से बिहार से कौन कौन सा क्षेत्र को अलग किया गया वो आप ध्यान में रखेंगे। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चंस याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 में, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करना है। स्तंभ 1 में पुस्तक है और स्तंभ 2 में लेखक हैं। चलिए, पहला है पुस्तक में है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। यह हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया यह किन के द्वारा लिखा गया, यह ताराचंद के द्वारा लिखा गया। अब ताराचंद के बारे में क्या है नहीं है, थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। यह जो ताराचंद्र हैं ये टीचर रह चुके हैं, यानी ये मतलब ये भी काफ़ी पढ़े लिखे थे। यह इलाहाबाद के जो विश्वविद्यालय है उसमें उन्होंने उप कुलपति के रूप में भी काम किया है, तथा ये भारत के प्राचीन एवं सांस्कृतिक के विशेषज्ञ भी जाने जाते हैं। तो इस तरह से तारकचंद्र के द्वारा ही हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया लिखा गया, और हिस्ट्री फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट इन बिहार यह के दत्त के द्वारा लिखा गया है। तो ध्यान में रखेंगे, अगर हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया आ जाए तो तारकचंद्र, वही तारकचंद्र जो क्या है, जो सांस्कृतिक और इतिहास के विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाया भी है तथा उपकुलपति के रूप में भी इन्होंने काम किया। बाद में ये वही ताराचंद्र होते हैं जो बाद में आपको ये गदर पार्टी का जो स्थापना होता है उसमें इनकी अहम भूमिका रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, और प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। अब प्रिसेप्ट ऑफ जीसस क्या है, यह राजा राम मोहन राय ने इसको प्रकाशित किया था। कहाँ, लंदन में शायद प्रकाशित किया प्रिसेप्ट, जिसमें उन्होंने जीसस के जो चमत्कारिक गुण है उसका उन्होंने वर्णन किया है। फिर आवर इंडियन मुसलमान, ये आवर इंडियन मुसलमान W हंटर के द्वारा किया गया है। और W हंटर ये वही है, इस हंटर आयोग के द्वारा जब 1882 ईस्वी में क्या किया जाता है, हंटर आयोग लाया जाता है, जो शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा को क्या किया,
एक उपयोगिता दिया और उसमें वह उसको विशेष जोड़ दिया। तो कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि प्राथमिक शिक्षा पर निम्नलिखित में से किस आयोग को लाया गया था। तो प्राथमिक शिक्षा के लिए यही हंटर आयोग आया था। ग्रेजुएशन और 10+2 के लिए कौन आया था? सडलर आयोग आया था। और उससे पहले जो आया था इस शिक्षा के लिए, जो अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, वो कौन था? हंटर के शासनकाल में जो डलहौजी को पत्र लिखता है वही वुड ऑफ डिस्पैच, चार्ल्स वुड के नाम से भी जाना जाता है। तो आशा करते हैं याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43 में कह रहा है कि 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? तो यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में रद्द करता है रिपन, क्योंकि लॉर्ड रिपन को भारतीय उधारक भी कहा जाता है। भारतीय उधारक क्यों कहा जाता है इसकी चर्चा आगे करेंगे। पहले हम लोग जान लेते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था क्या। यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में लाया जाता है। जब लॉर्ड लिटन 1876 ईस्वी से 1880 ईस्वी तक भारत का शासन कर रहा होता है ब्रिटिशर्स के रूप में, तो वह क्या करता है? एक अधिनियम को लाता है जिसमें वह लागू करता है कि कोई भी संपादक बिना ब्रिटिश अधिकारी के परमिशन के कोई भी समाचार को नहीं छाप सकता। छापने से पहले उसे ब्रिटिश अधिकारी से परमिशन लेना होगा तथा वह इंग्लिश में छापना होगा। तो आपको पता होगा अमृत बाजार पत्रिका जो रातों रात इंग्लिश में छापा गया था, इसी का देन था कि वो कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्ट बंगाली से रातों रात इसमें अंग्रेजी में। तो उसका भी अहम भूमिका, वो भी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि अमृतलाल पत्रिका का कौन सा भाषा में था, कब किया गया, क्यों किया गया, तो उसका रिलेशन यहीं से। तो इस पर लाया गया। तो उसी पर जब वर्नाकुलर, जब रिपन का शासन काल आता है तब वह इसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटा देता है। तो ऑप्शन हो जाएगा रद्द किया लॉर्ड रिपन हो जाएगा और लागू कौन किया? लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44 में अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अब देखिए फ्री हिंदुस्तान अखबार उस पर हम आपको ताराचंद के बारे में बोल देते। तो ताराचंद्र जो नहीं थे, मतलब वो मिस्टेक से निकल गया था। ताराचंद्र जो है उसमें गदर पार्टी में उनके हम भूमिका नहीं थे, वो तारकनाथ था, मिस्टेक से हो गया था। दोनों का नाम थोड़ा तारक और तारसनाथ है ना। तो देखिए फ्री हिंदुस्तान अखबार का शुरू किसने किया था? यह तारकनाथ दास के द्वारा यह शुरू किया गया था। यह मूल रूप से जो अमेरिका में थे, ये भारत के लोग थे, अमेरिका में रह रहे थे, उत्तरी अमेरिका के अप्रवासी के रूप में पश्चिमी तट पर यह तारकनाथ दास रह रहे थे। यह कोलंबिया विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में भी काम किए और बाद में इन्होंने लंदन का इनको अथी भी मिल जाता है, अमेरिका का इनको क्या बोलता है उसको, नागरिकता भी मिल जाता है। उसके बाद ये बहुत सारे स्कूलों में प्रोफेसर रहते हैं, फ्रांस में भी जाते हैं। तो उसके बाद ये जो गदर पार्टी की स्थापना होती है उस पार्टी में भी इनकी तारकनाथ दास की भूमिका होती है। वही गदर पार्टी आप याद करिए जिसमें क्या होता, ये मारकाटा जो एक जहाज़ होता है, मारकाटा करके जो जहाज़ का जो काफ़ी चर्चित है, जो जापान जाता है, जापान की सरकार उसको क्या करती है, उतारने से त्याग कर देती है, वापस उसको इंडिया भेजता है। फिर वहाँ पे सैनिकों और भारतीयों के बीच में झड़प होती है। हाँ, कामगाटा मारू जाना जाता है। कामगाटा मारू घटना यही है गदर पार्टी से संपर्क, क्योंकि वो गदर पार्टी क्या करता है, गदर पार्टी मेन रूप से क्या करता है, जब उस समय आप याद करिए जब भारत को क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होता है, अंग्रेज भारत को सहयोग मांगता है और इसी सहयोग का फ़ायदा उठाने के लिए गदर पार्टी स्थापना करता है। उसका फ़ायदा उठाना चाहता है कि उसके विरुद्ध में, तो उसके अपोजिट में जापान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 45 में, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन होते हैं? अब देखिए इसका होते हैं वैलेंटाइन सिरोल होते हैं। कौन होते हैं इंडियन अनरेस्ट के लेखक? यह वैलेंटाइन सिरोल होते हैं। तो ध्यान में रखेंगे। और ये वैलेंटाइन सिरोल की बात की जाए तो ये जो थे जो लेखक थे वैलेंटाइन सिरोल, यह टाइम्स के भी संपादक थे। जो टाइम्स है, द हिंदू है, उसके संपादक भी थे। तो आप ध्यान में रखिएगा। इंग्लिश और फ्रेंच के भी साथ में ये थे, जानकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन है? अब देखिए स्वदेश वाहिनी, यह जो स्वदेश वाहिनी है उनके लेखक जो हैं रामकृष्ण पिल्ले हैं। अब रामकृष्ण पिल्ले कौन थे? इनकी चर्चा थोड़ा हम आगे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 में देखा जाए कि निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? अब देखिए द इंडियन ओपिनियन पत्र का संबंध कहाँ है? यह है महात्मा गांधी से। जब वह साउथ अफ्रीका में रह रहे होते हैं तब इस समाचार का वह क्या करते हैं, प्रकाशन करते हैं। शायद 1903 में, क्या सही है देखिए, हाँ 1903 ईस्वी में यह महात्मा गांधी के द्वारा इसको पब्लिकेशन किया जाता है। और आपको याद होगा कि इसी इंडियन ओपिनियन में जब समाचार पत्र को लाया जाता है
तब इसमें ये हिंद स्वराज, जो हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखा जाता है, जब वह कहाँ कर रहे होते हैं, जब वह साउथ अफ्रीका से, इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका जा रहे होते हैं। इस बीच में रास्ता में वो जहाज़ पर, पानी वाले जहाज़ पर जब वो लिखते हैं, किस पेज पर, वह उपयोग हुए पन्नों के पिछले पृष्ठों में इंडियन ओपिनियंस लगभग 24 दिनों में लिखते हैं और उसी का पब्लिकेशन ये छापते हैं द इंडियन ओपिनियंस में। तो यह अंग्रेजी भाषा में तो वहाँ तो किया गया था, साथ में भारत में गुजराती और उर्दू भाषा में भी छापा गया था, जिसका विरोध उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और जवाहरलाल नेहरू भी करते हैं स्टार्टिंग में। लेकिन बाद में कुछ इन पर बदलाव होता है जिसमें महात्मा गांधी अपना सजेशन देते हैं, लेकिन ये तमिल भाषा में नहीं किया गया था। तो अंग्रेजी, गुजराती और उर्दू, तमिल में नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 में, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया था। अब यही क्वेश्चन आ गया जो अभी हम लोग चर्चा किए थे कि W हंटर के द्वारा आवर इंडियन मुसलमान 1871 ईस्वी में क्या किया गया था, एक पुस्तक का प्रकाशन किया गया था। वही हंटर कमीशन 1882 ईस्वी में जो प्राथमिक शिक्षा को जोड़ देता है, यही होता है हंटर कमीशन। तो जब शिक्षा की बात आता है तो कुछ कमीशन को आप याद रखिएगा। अगर पूछे जाए 10+2 के बाद जो 3 साल का ग्रेजुएशन स्तर का जो ये है शिक्षा है, वह कौन जोड़ दिया, तो वह सैडलर आयोग। सैडलर आयोग 1917 में आता है और सैडलर आयोग को लाता है मेन रूप से जो कलकत्ता विश्वविद्यालय 1904 के जांच के लिए इसको कमीशन को बैठाया जाता है और वही इसको सजेशन देता है सरकार को कि जो स्कूली शिक्षा के बाद 12 वर्ष के बाद 3 स्तरीय ग्रेजुएशन का शिक्षा होना चाहिए। उसके बाद जो प्रथम होता है, एक होता है शिक्षा से आयोग, जिसको शिक्षा का आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो चार्ल्स वुड ऑफ डिस्पैच के रूप में जाना जाता है, जो 1854 ईस्वी में आया था। वह क्या होता है, हंटर एक पत्र लिखता है डलहौजी को कि क्या होना चाहिए कि जो विश्वविद्यालय शिक्षा अंग्रेजी में होना चाहिए तथा स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। उसी में साथ में उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा पर को भी बढ़ावा दिया था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि पाश्चात्य शिक्षा, पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा कौन दिया, कौन सा आयोग दिया, तो वही होगा चार्ल्स वुड डिस्पैच। तो इसका हो जाएगा हंटर कमीशन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 49 में कह रहा है किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान हुआ। तो यह गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्राप्त होता हुआ 1861 के अधिनियम में, क्योंकि इसी अधिनियम में भारत के जो गवर्नर जनरल होता उसको क्या करता, वाइसराय ना, क्योंकि 1858 के बाद 57 के बाद तो वाइसराय आता, तो वाइसराय को क्या किया जाता, एक शक्ति दे दिया जाता है जिसमें वो अध्यादेश ला सके। वही अध्यादेश जो आज भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ले आता, ठीक उसी प्रकार का पावर वहाँ के वाइसराय को दिया गया था। और 1833 का चार्टर एक्ट, तो 1833 का चार्टर एक्ट में मुख्य रूप से यह याद रखिए आपको कि इसमें कंपनी को पुनः 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था अधिकार को। उसके बाद इसमें जो व्यापारिक एकाधिकार था चीन एवं चाय पर, उसको भी समाप्त कर दिया गया तथा जन्म जाति भेदभाव के आधार पर सभी को समान अवसर दिया गया सरकारी में। उसके बाद इसमें और क्या किया गया था, इसमें क्या गया था कि परिषद में एक विधि सदस्य को नियुक्त किया गया था। जो प्रथम विधि सदस्य मैकाले हुआ था, यह भी प्रश्न पूछता। और इसी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत एलन बरे के द्वारा दास प्रथा समाप्त किया गया था। तो यह भी प्रश्न पूछता जो 1843 में हुआ था, लेकिन एक्ट था 33 के तहत। अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में क्या हुआ था, अब देखिए 1892 में इसमें भी क्या करता, कंपनी को पुनः 20 साल के लिए अधिकार को 20 साल नहीं कहिए, मतलब इसमें तो वाइसराय आ जाता है, तो इसमें कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 को नियुक्त किया जाता है। इसमें निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किया जाता है, किसमें, 1892 ईस्वी में। इसमें खासकर केंद्रीय विधान परिषद, जो केंद्रीय विधान परिषद था, उसमें क्या किया जाता है कि भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाता है, तो ध्यान में रखेंगे। और एक है मॉर्ले मिंटो 1909, इसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और मार्ले मिंटो के रूप में भी जाना जाता है। इसमें आपको बता दें कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। और इसमें क्या किया गया था, 1909 ईस्वी में किया गया था ये, मतलब उसमें तो था कि सिर्फ वार्षिक केंद्रीय विधान परिषद पर प्रश्न पूछने का, लेकिन 1909 ईस्वी में सार्वजनिक विषयों पर भी प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था तथा विधानमंडल के शक्ति को इसमें बढ़ाया गया था। बढ़ाया किस प्रकार से गया था, क्योंकि जो वाइसराय का था, गवर्नर जनरल का जो पद था, उसमें से एक भारतीयों को भी पद पर नियुक्त किए जाने का उसमें शामिल हुआ। तो देखिए इसमें जो बढ़ाया गया, इसमें खासकर तो अप्रत्यक्ष चुनाव ही था, तो जो चुनाव भी था वो प्रत्यक्ष नहीं था, क्योंकि जो इसमें 1909 ईस्वी में जो चुनाव करके आते थे वो उसमें कौन कौन होते थे, वकील से होते थे, जमींदार से होते थे, यानी बड़े बड़े लोग होते थे, उस तरह से काउंसिलों में आते थे। उसी में से ये सच्चिदानंद चुने जाते हैं। आपको याद होगा 1910 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में सच्चिदानंद क्या होते हैं,
सांसद के रूप में चुने जाते हैं और वह 4 महाराजाओं को परास्त कराते हैं, क्योंकि उस समय तो प्रत्यक्ष था ही नहीं, एक मतलब बना हुआ था कि इससे इतना इतना आएगा और प्रत्यक्ष रूप से उसमें सच्चिदानंद बनते हैं वो भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 50 में, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? प्रेस सेंसरशिप लागू करने वाला वह कौन था? वेलेस्ली था, हेस्टिंग्स था, या एडम्स था, या डलहौजी था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वह वेलेस्ली था, प्रेस सेंसरशिप लागू करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 में हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था? तो सबसे बाद में क्या हुआ था? अब देखिए हड़प नीति। हड़प नीति क्या था? इस हड़प नीति को गोद प्रथा निषेध नीति भी कहा जाते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति। इसमें से क्या था कि जिसका अपना पुत्र नहीं, कोई भी भारतीय शासक जिसका अपना वंश नहीं, अपना पुत्र नहीं, वो किसी को गोद नहीं लेगा, यानी जो उसके उत्तराधिकारी होगा उसके बाद वो अगला कोई नहीं होगा, वह अंग्रेज हड़प लेगा। यह किसके द्वारा लाया गया था? यह डलहौजी के द्वारा 1848 ईस्वी में, डलहौजी का शासनकाल 1848 से 56। बंगाल विभाजन कब किया गया? 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया जाता है। यह मुख्य रूप से क्यों किया जाता है? उस समय क्रांतिकारी गतिविधि को कमजोर करने के लिए किया जाता है, लेकिन उन्होंने ऑफिशियली क्या घोषणा करता है कि हम प्रशासनिक सुधार के लिए हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, लेकिन जो मंशा क्या होता है? राष्ट्रवादी क्रांतिकारी भावना को तोड़ना, कम करना, यही होता है। उसके बाद बंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन सब स्टार्ट हो जाता है। फिर स्थायी बंदोबस्त, यह कर्नवालिस के शासनकाल में 1793 ईस्वी में लाया जाता है। अब कर्नवालिस का याद करिए, भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित 3 व्यवस्था था। कौन कौन था? स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, और एक था महलवाड़ी बंदोबस्त। महलवाड़ी मैंने गांव से लिया जाता था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो था रैयत से लिया जाता था, डायरेक्ट किसान से लिया जाता था, और स्थायी बंदोबस्त में जमींदार से लिया जाता था। यह पूरे भाग में 19% पर लागू था। यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा 3 क्षेत्रों में लागू था। कर्नवालिस तो याद रखिएगा। उसके बाद सहायक संधि कब है? यह सहायक संधि किसके द्वारा लाया था? वेलेस्ली के द्वारा। वेलेस्ली की सहायक संधि आप जानते ही होंगे। इसमें क्या होता था? सहायक संधि के द्वारा राजा से सहयोग करके बोल दिया जाता था कि आप अपने सैनिक को अपने प्रजा में, अपने क्षेत्र में नहीं रखेंगे, ये ब्रिटिशर सैनिक होगा और उसका सैलरी आप देंगे। अगर सैलरी नहीं देते हैं तो आपका उसका 6ठा हिस्सा आपसे ले लिया जाएगा, 1 हिस्सा, और उसे सैनिक दिया जाएगा। और इसमें क्या था? आंतरिक हस्तक्षेप ब्रिटिशर्स को नहीं करना था, लेकिन ऐसा नहीं था, वो करते ही थे। यही था सहायक संधि। और अगर आपको ज़रूरत, अगर इसमें क्या होता था कि ज़रूरत पड़ेगा तो ब्रिटिश सैनिक हेल्प करेगा, लेकिन वैसा कुछ था नहीं। तो सबसे बाद में कौन आया? तो आप बात करिए स्थायी बंदोबस्त 1793 बंगाल विभाजन, तो बंगाल विभाजन होगा सबसे बाद में। हड़प नीति तो पहले आता है, 1848 से सहायक संधि में पहले आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 में देखेंगे। 52 में है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्या है? समाचार पत्र है, सूची 2 में संपादक है। तो अब देखिए हिंदू का संपादक कौन थे? अब हिंदू का संपादक है वह 20 हिंदू का, देखिए हिंदू का मेन रूप से 1878 ईस्वी में होता है, और 1889 ईस्वी में उसका दैनिक स्टार्ट हो जाता है। यानी जो सबसे पहले 1878 ईस्वी में होता है वह साप्ताहिक इसका होता है, यानी सप्ताह इसको प्रकाशित किया जाता है। लेकिन 1889 ईस्वी में इसका क्या हो जाता है? इसको उसके बाद दैनिक रूप से इसको प्रकाशन किया जाने लगता है, यानी पर डे किया जाने लगता है। इसके जो मुख्य कहा, मतलब जब इसको हिंदू का समाचार पत्र का संपादन किया था, इसमें 6 लोगों का शिष्टमंडल था। 4 शिष्य थे, 2 शिक्षक थे। तो जो 2 शिक्षक थे उसमें थे, एक सुब्रमण्यम अय्यर थे, वह कौन थे? यह जो संपादक थे। और वीर राघवाचारी इसके क्या बोलिएगा इसको, वीर राघवाचारी मतलब इसके एक संपादक तो थे, पहला संपादक थे सुब्रमण्यम, और वीर राघवाचारी इसको संरक्षक बोलिए, मतलब वो ये दोनों शामिल थे। तो इसका हो जाएगा हिंदू का जी सुब्रमण्यम के द्वारा, जो मद्रास में सबसे पहले लाया गया था। वह 1978 ईस्वी में साप्ताहिक पत्रिका था, लेकिन 1889 ईस्वी के बाद यह दैनिक हो जाता है। फिर सुधारक क्या है? सुधारक यही 1899 ईस्वी में है, सॉरी सुधारक 1888 ईस्वी में लाया जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। वही गोपाल कृष्ण गोखले 1878 ईस्वी में। केसरी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। चलिए ठीक है। हाँ, सुधारक किनके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा। आप याद करिए दादा भाई नौरोजी के जैसे याद आता है तो याद करिए, जब दादा भाई नौरोजी क्या होते हैं, ब्रिटेन पहुंचते हैं 1855 ईस्वी में, तो वहाँ का समृद्धि को देखकर वह स्तब्ध हो जाते हैं। उसी के बाद से वो सोचना स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से भारतीय को शोषण कर, भारतीयों की हत्या कर यह ब्रिटिशर्स वहाँ से धन यहाँ के ला रहे हैं। तब उस पर मंथन विचार करना स्टार्ट करते हैं। तो ब्रिटिश ये प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उनका महान कीर्ति दादा भाई नौरोजी का पुस्तक को लिखा जाता है, जिसमें वह वर्णन करते हैं कि किस प्रकार अंग्रेज भारत से धन का निष्कासन कर रहे हैं। तो ध्यान में रखिएगा। और 1892 ईस्वी में यह लिबरल पार्टी
के द्वारा ब्रिटेन के संसद में घुसते भी हैं। और आपको याद दिला दें 1892 में घुसते हैं। और एक महत्वपूर्ण एक कार्य और किया जाता है कि जो पहले क्या था, जो ICS का भारतीय सिविल सेवा का जो परीक्षा होता था वो इंग्लैंड में होता था, जिसके कारण जो इच्छुक लोग थे, भारत के इच्छुक लोग जो उसमें जाना चाह रहे थे, प्रतिस्पर्धात्मक काफ़ी बढ़ रहा था, क्योंकि वहाँ का अलग था और यहाँ का अलग था। तब यह 1892 ईस्वी में संसद में रहते हुए वह इसके विरुद्ध आंदोलन करते हैं और लड़ते हैं। 1893 ईस्वी में इन्हीं के प्रयास से भारत में भी भारतीय सिविल सेवाओं का एग्जाम होना स्टार्ट होता है। इनमें गोपाल कृष्ण गोखले का भी योगदान होता है, दादा भाई नौरोजी का। तो ध्यान रखेंगे, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और उसके बाद बंगाली है ये किन के द्वारा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, SN बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी आप याद करिए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की कहानी, इनका भी अगर याद आता है तो याद आ जाता कि यह वही सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं जो 1868 ईस्वी में इंग्लैंड जाते हैं अपने 2 दोस्तों के साथ, और वहाँ से वह परमिशन लेते हैं सिविल सेवा परीक्षा देने की। परमिशन तो मिल जाती है, लेकिन फिर 1869 ईस्वी में एक रुकावट आ जाता है उनका उम्र को लेकर। फिर वो उम्र को लेकर वो स्ट्रगल करते हैं, तो 1871 ईस्वी में उनको मंजूरी मिल जाता है भारतीय सिविल सेवा का परीक्षा देने का, ICS का। वह देते हैं, पास भी होते हैं, बनते भी हैं, और उनको सिलहट में मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त भी कर दिया जाता है। और बाद में नस्ल भेदी का आरोप लगाकर उनको बर्खास्त भी कर दिया जाता। कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता कि निम्नलिखित में से कौन से वह ये अधिकारी था, मजिस्ट्रेट था जिसको नस्लीय भेदभाव के कारण सामना करना पड़ा था, तो वही थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी। तो 1974 में उनको निकाल दिया जाता है। फिर 1974-75 में इंग्लैंड इसके विरोध करने के लिए वो इंग्लैंड में जाते हैं, लेकिन कुछ खास सुनवाई इन पर विचार नहीं होता। 75 में वो लौट जाते हैं और 75 में वो लौटते हैं, वो टीचर के रूप में कार्य रहते हैं। फिर 1876 में इंडियन एसोसिएशन का स्थापना करते हैं, और इस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना में मुख्य रूप से वह भारतीय सिविल सेवाओं में हो रहे अन्याय को उसमें में बात करते हैं, और उसी को लेकर वो आंदोलन करते हैं मुख्य रूप से, इसीलिए। और बाद में आपको पता होगा कि 1886 ईस्वी में ये इसका भी मिलन हो जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 53 में। हाँ, थोड़ा हम आपको शॉर्ट लेके चल रहे हैं, डिटेल में तो हम पहले चर्चा किए हुए हैं, लेकिन ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्लास अगर हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत होता है। इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपको याद रखना होगा, कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की स्थापना की गई। गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल भी बनाया गया था, जो प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हुए थे, आप याद रखिएगा। उसके बाद 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके साथ अन्य 3 न्यायाधीश, पहला जो न्यायाधीश एलिजा इम्फे थी, यह भी याद रखिएगा, जिसमें कंपनी को चलाने के लिए 2 संस्थाएं, कोर्ट ऑफ प्रोपाइटर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई थी, जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में 24 सदस्य होते थे। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1853 में। चार्टर एक्ट 1853 में क्या हुआ था, इसमें से देखिएगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में 24 सदस्य नियुक्त किए गए थे, उसको 18 कर दिया गया था। और आपको याद होगा 1853 से पहले 1833 में क्या किया गया था, मैकाले को जो दिया गया था, पूर्ण दर्जा दिया गया था विधि सदस्य में। और इसमें क्या किया गया था, उसमें तो सिर्फ उसको एक विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन इसमें पूर्ण दर्जा दिया जाता है किसको, एक जो विधि सदस्य को नियुक्त किया जाता है, यानी वो वोटिंग भी अब कर सकता है। और 1935 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम में क्या था, इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी, इसमें वीटो का पावर भी दिया गया था। उसके बाद इसमें प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी, केंद्रों में द्वैत शासन लागू था, तथा केंद्रीय बैंक और अखिल भारतीय संघ का तो क्या ही गया था, केंद्रीय बैंक और संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई थी। इसी 1935 के अधिनियम को नेहरू जी ने अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 54 में, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था। तो पत्रकार का निर्वहन करते वाले जेल जाने वाले वह 1897 ईस्वी में केसरी नामक पत्रिका में क्या किए थे, भारत का दुर्भाग्य नामक शीर्षक निकालकर, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश की नीति का क्या किया था, अवहेलना किया था, उसका प्रचार किया था, किस प्रकार से ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। इसी के विरुद्ध में उनको क्या कर दिया जाता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है 1797 ईस्वी में देशद्रोह का मुकदमा चलाकर। और आपको पता होगा जब बाल गंगाधर जेल में रहते हैं तो उस समय उनकी बीवी की और शायद उनके जो एक निजी सचिव रहते हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है जेल के दरमियान में। तो उसी समय को भारतीय ये जो 1857 ईस्वी में जब केसरी के कारण इनको जेल जाना पड़ता है, तो उस समय राष्ट्रीय बदलाव के रूप में भी इनको क्या किया जाता है, याद किया जाता है। तो वह भी प्रश्न कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा कि किनकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया था, तो यही बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए
55 में मैडम भीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब देखिए मैडम भीकाजी कामा, तो मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। हाँ, जो अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन हुआ था, यह कहाँ हुआ था? यह मुख्य रूप से होता है ये स्टटगार्ड में, जो स्टटगार्ड में होता है 55 में, स्टटगार्ड। तो 1907 ईस्वी में ही था। और चलिए आगे पढ़ते हैं। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव रही थी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जब दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन में रहते हैं तो उस समय वो निजी सचिव के रूप में वो ये मैडम भीकाजी कामा उनके होते हैं। मैडम कामा का माता पिता पारसी थे। बिल्कुल, मैडम का कामा माता पिता पारसी थे क्योंकि वो भारतीय मूल के पारसी नागरिक थी। और ये आपको बता दें, मैडम भीकाजी कामा लंदन, जर्मनी, अमेरिका का भ्रमण किए थे और भ्रमण करने के दरमियान उन्होंने भारत के स्वतंत्रता के लिए पक्ष में माहौल बनाया था। तो 55 का सही आंसर हमारे अनुसार तो 1, 2, 3 भी होना चाहिए, क्योंकि मैडम जी के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तो पहली बार वहीं फहराया जाता है ना, स्टटगार्ड में। आप बताइए क्या पहला सही है? पेरिस थोड़ा सा हमें तो लग रहा है, 2, 3 तो बिल्कुल सही है। तो मैडम कामा जी ये भी क्लियर कि पहला राष्ट्रीय ध्वज इन्हीं के द्वारा फहराया जाता है। इसमें वंदे मातरम लिखा हुआ रहता है। चलिए इसका जवाब आप दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 में, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या श्री राजगोपालाचारी कहते हैं। कभी पूछ दिया जाए स्वतंत्र भारत प्रथम भारतीय तो वही होगा, अंतिम गवर्नर यही होगा। अगर स्वतंत्र भारत के सिर्फ भारतीय गवर्नर तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा। 57 में देखिए, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, नाम क्या था? तो देखिए गोदान और गबन, गोदान 1936 ईस्वी में, गबन दोनों मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था। ये काफ़ी अच्छी पुस्तकें हैं। और एक आपको प्रेम पचीसा भी लिखा गया था मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, जिसमें 25 कहानियों का संग्रह है। तो ये कभी पुस्तकें पूछते हैं, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 58 में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। इसका स्थापना कब होता है? 14 जनवरी 1916 ईस्वी को। और आपको बता दें, इस जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की संस्थापना होता है, इस समय 2-3 घटनाएं होती जो प्रश्न पूछा जाता है। अच्छे प्रश्न है, क्योंकि आपको बता दें जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना होता है तो वह महात्मा गांधी को संबोधन करने के लिए बुलाते तथा बहुत सारे अतिथिगण आते हैं। उसी समय महात्मा गांधी क्या करते हैं? वह अपना पहला जन भाषण देते हैं। तो यह प्रश्न पूछ दिया जाता है, महात्मा गांधी के द्वारा जन भाषण पहला कहाँ दिया गया था? तो वाराणसी में दिया गया था। वही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापना के क्रम में पहला वो भाषण अंग्रेजी में देते हैं। और वो बोल भी देते हैं सभा में कि हमें अंग्रेजी में भाषण देने के लिए बाध्य किया गया है, जिसके कारण बहुत सारे लोग उनकी छवि को देखते हुए कहते हैं कि यही व्यक्ति आने वाला टाइम में भारत की स्वतंत्रता का क्या करेगा? नेतृत्वकर्ता बनेगा और भारत के आज़ादी में इसकी अहम भूमिका होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 59 में, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी थी? तो गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी थी? यह हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। गिल्टी मैन मोहन इंडिया पार्टीशन, ऐसे तो याद रखिए, लेकिन थोड़ा सा इसका बता देंगे इसमें क्यों इस पुस्तक को पूछा गया, क्या कारण है इसमें, किसका वर्णन है, किस चीज़ पर फोकस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 में देखा जाए, कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? तो भारत में मुसलमानों के लिए उच्च शिक्षा यह सर सैयद अहमद अली बने। इन्हीं के प्रयास से मुस्लिम गर्ल यूनिवर्सिटी 1920 ईस्वी में बुलाया जाता। सर सैयद अहमद खां के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। जब 1857 की क्रांति होता है, यह अपने आंखों से देखते हैं। इसमें वह अपने परिवारों और अपने पड़ोसियों को बर्बाद होते हुए देखते हैं, क्योंकि इनके अगल बगल की जो भी पास पड़ोसी थी उनकी हत्याएँ हो गई थी। इनकी माँ, बोला जाता है 1857 की क्रांति में 7 दिनों तक घोड़े के अस्तबल में छुपी हुई रही थी। यह वो दिन था। लास्ट में यह क्या हो जाते हैं? बहुत ही आघात हो जाते हैं और यह अपना मन बदलने लगते हैं। लेकिन फिर जब यह मन बदलने लगते हैं तो इसका फ़ायदा ब्रिटिशर्स उठाना चाहता है। ब्रिटिशर्स क्या करता है? उनको मनाने के लिए 2 अंग्रेज़ों को भी भेजता है, लेकिन वह उनकी लालच में नहीं आते हैं और अपनी बुद्धिमान और समझदारी का परिचय देते हुए वह क्या कहते हैं? उनकी लालच को ठुकरा देते हैं और राष्ट्रभक्ति को अपनाना ही बेहतर समझते हैं। और आपको हम बता दें, इन्हीं के प्रयास से ही क्या होता है? जो मुस्लिम होते हैं उनको इस शिक्षा की ओर पथ प्रदर्शक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 61 में, निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया था। चार्टर एक्ट 1853। तो अब बताइए, एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार की बात तो 1853 में हुई ही नहीं है, क्योंकि 1853 में क्या हुआ है? अभी हम लोग चर्चा किए थे कि 1853 में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 24 सदस्य उसको 18 कर दिया गया था, या उसके बाद इसमें अधिकारी के लिए प्रतियोगिता परीक्षा स्टार्ट किया गया था 1853 ईस्वी में।
और अधिकारी के लिए प्रतियोगिता परीक्षा वो इंग्लैंड में ही होता था। उसके बाद इसमें क्या किया गया था, ये विधि सदस्य को पूर्ण दर्जा दिया गया था, तो इसमें तो होगा नहीं। यह व्यापारिक एकाधिकार की बात 1813 से उठता है, उसमें चीन चाय को छोड़कर हटा देता है, यह गलत हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 में के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया था। सही बात है। जैसे 1857 का क्रांति होता है, उसके बाद क्या होता है, ब्रिटिश संसद ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर वह डायरेक्ट क्राउन को सौंप दिया जाता है, और उसके बाद गवर्नर जनरल का पद हटाकर वाइसराय को पद को नियुक्त किया जाता है, जो राजा का प्रतिनिधित्व कहलाता था। तो ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 में देखा जाए। 62 में करा निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपना उपन्यास आनंद मठ में प्रसिद्ध किया। तो हम आपको बताएं ना कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ में मुख्यतः 1770 ईस्वी से 1774 ईस्वी तक का चित्रांकन किया गया है। यानी जो बंगाल में क्या होता है, अकाल आता है, और इस अकाल के कारण अगर आप कभी मौका मिले तो पढ़िए, बुक काफ़ी है लंबा। उसमें उन्होंने वर्णन किया कि किस प्रकार से अकाल पड़ने के कारण लोगों के बीच भूखमरी, बेरोजगारी, और लोग अपने गाँव तक को, अपने निवास को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे। लूटपाट की घटनाएं इतनी बढ़ गई थी कि वो काफ़ी हद तक था। वही घटना ना होता है कि जिसमें महेंद्र और एक कौन होती है, कमायनी होती है, जो क्या करती है, वह निकलती है और उसको बाद में उसको पर क्या किया था, हमला किया था, लूटा जाता है एक सिपाही के द्वारा, जिसका महेंद्र की रक्षा करते हैं, कौन करते हैं, भावनानंद करते हैं। वही भावनानंद गीत वहाँ पर गाते हैं। तो उसी का मतलब विद्रोह का इसमें चर्चा हुआ है। अगर इसमें रहता बंगाल का काल तो वह भी होता, तो सन्यासी विद्रोह है तो सन्यासी विद्रोह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 62 में 63 में लेक्चर्स ऑफ कोलंबो टू अल्मोड़ा किसके द्वारा अनुभवों पर आधारित है। यह स्वामी विवेकानंद, यह वही स्वामी विवेकानंद जब 1893 ईस्वी में विश्व हिंदू सभा का आयोजन हो रहा था, तब उन्होंने कहते हुए मेरे प्यारे अमेरिकी भाई एवं बहनों के कहते ही पूरा तालियों से गूंज उठा, और उन्होंने अलग भारत के हिंदुत्व को पहचान दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 64 में सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करिए। सूची 1 में समाचार पत्र है और सूची 2 में प्रारंभ करने वाला है। अब देखिए बॉम्बे क्रॉनिकल है, तो बॉम्बे क्रॉनिकल यह किनके द्वारा स्थापित किया गया, तो बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। आइए फिरोज शाह मेहता के बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। फिरोज शाह मेहता जो 1864 ईस्वी में यह क्या करते हैं, अपना MA पास करते हैं, और उसके बाद यह लॉ की पढ़ाई करने के लिए यह इंग्लैंड चले जाते हैं। फिरोज शाह मेहता को उसके बाद वो 1868 ईस्वी में वापस आते हैं, मतलब ये भी बैरिस्ट्री का पढ़ाई करते हैं। बोला जाता है कि जो फिरोज शाह मेहता हैं, इनको मुंबई नगर पालिकाओं के जनक के रूप में भी जाना जाता है। किनको, फिरोज शाह मेहता को रूप। इनके बड़े बड़े इतिहासकार, बड़े बड़े जो एडवोकेट थे, इनसे परामर्श लेते थे। आप पता लगा सकते हैं कि उतने बड़े इतिहासकार जब इनसे परामर्श लेते थे, इनकी प्रसिद्धि किस हद तक थी। तो यह हो जाएगा बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता के द्वारा, जो 1913 ईस्वी में लाया गया था। और इस बॉम्बे क्रॉनिकल के माध्यम से फिरोज शाह मेहता क्या किए थे, उन क्रांतिकारियों की भावनाओं को क्या किए थे, आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई थी। इसमें राष्ट्रवाद की भावनाओं को लेकर जागृत करने के अहम भूमिका निभा रहे थे। उसके बाद कॉमनवेल्थ। अब याद करिए कॉमनवेल्थ का संबंध एनी बेसेंट से है। अब कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया ये दो मैगजीन होता है। आप याद करिए 1916 ईस्वी में क्या होता है, एनी बेसेंट के द्वारा क्या किया जाता है, होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। इधर एनी बेसेंट के द्वारा किधर, मद्रास में, और उधर कर्नाटक में 1916 में किनके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया जाता है। और इधर किया जाता है मद्रास में, किया जाता है एनी बेसेंट के द्वारा। तो इधर यह अपना मुख्य केंद्र अड्यार के मद्रास में स्थापित करती है। उधर बाल गंगाधर तिलक किधर करते हैं, वह करते हैं बेलगांव कर्नाटक में करते हैं। और इधर एनी बेसेंट इसी जो होम रूल लीग है, इसका वह प्रचार और तथा प्रसार यही कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया समाचार पत्रों के माध्यम से वो करती है। तो कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, जो अपने कार्यकर्ताओं के प्रचार प्रसार के लिए उपयोग किए थे। लीडर है, अब लीडर का चर्चा कौन है, तो लीडर का क्या हो जाएगा, अब याद करिए लीडर मदन मोहन मालवीय है। अब मदन मोहन मालवीय की फिर चर्चा। जब लीडर जो समाचार पत्र था, जब इसकी स्थिति डामाडोल हो गई थी, यानी काफ़ी मतलब ये नुकसान में जा रहा था, तब इसके जो वहाँ पर जो क्या थे
प्रधान थे वह उन्होंने मदन मोहन मालवीय को बताया कि हमारी स्थिति बहुत ख़राब हो गई है, इसे ज़रूरत की आवश्यकता है। तब मदन मोहन मालवीय जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए पैसा एकत्र किए हुए थे फंड वाला, वह लीडर को देते हैं उसे उठाने के लिए। और यह आपको यही लीडर को क्या करते हैं, इसी के लिए जब वो धन इकट्ठा करते हैं तो अपना पहला झोली अपनी बीवी के सामने पहलाते हैं और कहते हैं ये आपका चौथा पुत्र है, इसे जीवित रखना हम लोग का कर्तव्य है, तो वही देते हैं। तो मदन मोहन मालवीय सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा की यह प्रसिद्ध सांसद, शिक्षाविद एवं अधिवक्ता के रूप में जाने जाते हैं। 1910 ईस्वी में 4 महाराजाओं को परास्त कर इन्होंने संसद में एंट्री लिया था, विधानसभा में। आप याद करिए, क्योंकि 1910 ईस्वी में तो प्रत्यक्ष था नहीं, वह प्रत्यक्ष ही था, लेकिन जो चुने जाने का क्राइटेरिया था वो अलग अलग था। जैसे जमींदारों से कुछ चुना जाएगा, कुछ वकील से चुना जाएगा, कुछ राजाओं से, इस प्रकार से बना हुआ था, जिसमें 1919 ईस्वी के में वो अधिकार मिला था। तो सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। और यही सच्चिदानंद सिन्हा जो बहुत ही कम उम्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे। मात्र 18 वर्ष की सहज उम्र में वह उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए थे। 1889 में जाते हैं, 1893 ईस्वी में वो वापस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 65 में, कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए राजा राव जो थे मुख्यतः तेलुगु नहीं, वो अंग्रेजी भाषा के थे। इनको भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण मिला था। इसके अलावा कन्नड़ और फ्रेंच भी वो जानते थे। गोविंद त्रिविक्रम देशपांडे मराठी का सही। सुब्रमण्यम भारती कौन थे? वह तमिल के थे। तो ध्यान में रखिएगा, सुब्रमण्यम भारती तमिल के थे। जो इनको सुब्रमण्यम भारती को महाकवि भारतीयार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनकी जो कविताएं होती थी राष्ट्रभक्ति से कूट कूट कर भरी हुई थी। इनके 2 लिखा हुआ कविताएं हैं, स्वदेश गीतांजलि और ये है जन्मभूमि, जिसमें मतलब पूरा ये कहिए कि इच्छा भक्ति जो है पूर्ण रूप से एकदम राष्ट्रभक्ति समाई हुई है। तारा शंकर जोशी, या गुजराती सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66 में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हम लोगों ने देखा कि गवर्नर को क्या किया गया, गवर्नर जनरल बनाया गया। जो वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल था, ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किए थे, हाँ किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की, बिल्कुल 1774 ईस्वी में, जिसमें पहला जो कौन रहती न्यायाधीश, एलिजा एम्फे रहती, साथ में 3 रन रहते हैं। फिर दंड संहिता IPC 1960 में लागू किया जाता है, यह भी सही बात है कि दंड संहिता लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में IPC दंड संहिता लागू किया जाता है। कैनिंग का शासन 1856 से 60 होता है, साथ में विधवा पुनर्विवाह भी इसी के शासनकाल में, कैनिंग के शासनकाल में लाया जाता है। तो 1 2 3 हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67 में, एक मिनट 2 है वो 3, 66 देखिए 66 में वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल जरूर रहता है, लेकिन ब्रिटिश ढांचे पर आधारित नियमित पुलिस बल का स्थापना यह इनके द्वारा नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका 2 है वो 3 ही सही होगा। अगर पुलिस बल, क्योंकि ये IPC तो ये जो पुलिस है, ICS है, ये मुख्यतः जो लाया जाता है वो किनके शासनकाल में होता है? ये शासनकाल आप याद करिए कर्नवालिस में होता है, क्योंकि भारतीय पुलिस बल भी तो उसी में लाया जाता है ना, पुलिस सेवा का जनता। तो नियमित पुलिस बल स्थापित किया, ये नहीं होगा तो रेगुलेटिंग 73 होगा, भारतीय दंड संहिता 80-60 हो जाएगा। तो 2 एवं 3 ही पर्याप्त है। अगर सिर्फ गवर्नर जनरल प्रथम रहता तो वो सही होता। 67 में देखिएगा, करा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या था? प्रांतीय स्वायत्ता का उपवन था, बिल्कुल सही बात है। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्ता दिया गया था, सही है। संघीय न्यायालय फेडरल की स्थापना का उपवन, सही बात है। इसमें संघीय न्यायालय वो संघीय बैंक की भी स्थापना की गई थी, यह भी सही है। केंद्र में अखिल भारतीय संघ, यह भी सही है। 1 2 3 यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 38 में देखिए कि निम्नलिखित युग्मों का एक सही सुमेलित नहीं है। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1773 के बाद 1784 में। आप याद करिए पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ था। तो पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ था, इसमें संसदीय अधिकार को और बढ़ा दिया गया था। उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, जिसमें 6 सदस्य थे। इसमें फिर गवर्नर जनरल के अधिकार को बढ़ दिया गया, तो उसमें 4 थे, इसमें 3 किया गया। उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अब याद करिए अभी चर्चा किए थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कोई हड़प नीति। उसके बाद गोद प्रथा निषेध नीति के नाम से भी जानता है, जो 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। हड़प नीति क्या था कि कोई भी जो राजा है भारतीय राजवंश, वह क्या करेंगे, जिसका अपना पुत्र नहीं होगा वह गोद नहीं लेंगे, यानी उसके बाद जो उत्तराधिकारी होगा वह अंग्रेज होगा। यही था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स,
जिसके आधार पर बहुत सारे प्रांतों को अपने में मिला लिया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था कि आपको कोई भी समाचार पत्र संपादक, जो भी संपादक होता था, उसको समाचार पत्र छापने से पहले, लिखने से पहले आपको वहाँ के जो सरकारी अधिकारी उससे परमिशन लेना होगा, तभी वो आप प्रकाशन कर सकते हैं, तथा वो इंग्लिश में करना होगा। तो यह किसके शासनकाल में था? यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में थी। यह गलत है। इल्बर्ट बिल रिपन के शासनकाल में। यही इल्बर्ट बिल क्या था? यह इल्बर्ट बिल लाया गया था ये रिपन के शासनकाल में। रिपन का शासनकाल कब रहता है? 1880 ईस्वी से 1884 रहता है। तो इल्बर्ट बिल कब आता है? 1884 ईस्वी में आता है। यही इल्बर्ट बिल के कारण रिपन को इस्तीफा भी देना पड़ा था, क्योंकि इल्बर्ट बिल क्या था? इसमें था भारतीय न्यायाधीश को ब्रिटिश न्यायाधीश के समान अधिकार दिलाना। बस इतना याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 में 1935 में भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं क्या थी? अभी हम लोग चर्चा की कि 1935 अधिनियम में पहला बात क्या क्या गया था? अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। उसके बाद क्या किया गया था 1935 में? 1935 के अधिनियम में ये 1919 ईस्वी का जो प्रांतों में द्वैत शासन था उसको हटा दिया गया था। उसके बाद संघीय न्यायालय, संघीय बैंक के 3 सूचियाँ के आगे पढ़िए। गवर्नर को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार, वीटो की शक्ति प्राप्त हुआ है, वो स्वयं विधि बनाना है। हाँ, इसमें गवर्नर जनरल को वीटो की शक्ति का अधिकार हुआ, क्योंकि अगर मान लेते हैं कोई पास हो गया और वीटो लगा दिया तो वह पास नहीं होगा। इसमें और शक्ति को बढ़ाया गया। स्वयं द्वारा विधि बनाना, यह बिल्कुल सही है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम को समाप्ति, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की तो समाप्ति नहीं हो, तो चल ही रहा था और वो चलते रहता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 एवं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 में करा निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा, हाँ आप याद करिए 1946 ईस्वी में जो संविधान सभा का चुनने का क्या क्राइटेरिया रखा गया था? वही रखा गया था ना कि जो संविधान सभा के लिए जो निर्वाचन होगा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर संविधान सभा का स्थापना किया जाएगा, जिसमें संविधान सभा में कुल 389 सदस्य हुए थे, जिनमें 289 ब्रिटिश प्रांत से थे। साथ में यह भी कहा गया था कि जो प्रांतों को संविधान सभा का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत संविधान सभा चुनी गई थी, बिल्कुल चुना गया था, जनसंख्या के आधार पर रखा गया था। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू एवं जिन्ना वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा के सदस्य थे। देखिए जवाहरलाल नेहरू तो थे, लेकिन ये बाकी 2 नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट ऑप्शन है भारत में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 1947 में हुआ था। बताइए प्रधान संविधान सभा कब होता है? यह होता है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, दूसरा 11 को, तीसरा 13 को। यह भी गलत है, क्योंकि 13 दिसंबर में पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं। यही उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है? प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है ना, जिसमें 8 अनुच्छेद का वर्णन होता है। यह भी ध्यान रखिएगा। किसमें? वही तृतीय वाला जो प्रथम तृतीय अधिवेशन होता है। प्रथम तो होता है दिल्ली में 9 दिसंबर 1946, इसलिए यह तीसरा भी गलत है। संविधान सभा, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। अब बताइए अंगीकृत कब किया गया था? अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था, एक्सिक्यूट किया गया था। तो इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा, कभी कन्फ्यूज नहीं हो गया। अगर पूछ दे लागू तब 26 जनवरी 1950 होगा एक्सिक्यूट, और अगर पूछ दे कि अंगीकृत तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। तो इसलिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 71 में 71 में है। 71 में कह रहा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का रिपोर्ट आधार बनी थी। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आधार कब बना था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिकार भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी में होता है। अब देखिए 1919 ईस्वी में क्या होता है, चीज़ों को हम लोग समझते हैं। 1919 ईस्वी में आपको पता होगा केंद्रों में द्वैत शासन लाया गया था। अब द्वैत शासन किस तरह से बनाया गया था, थोड़ा इसको भी गौर करिए। प्रांतों में केंद्रों में द्वैत शासन, जिसमें काउंसिल ऑफ स्टेट जिसे केंद्रीय विधान परिषद, और उच्च सदन के रूप में जाना गया था काउंसिल ऑफ स्टेट को, और लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको निम्न सदन जाना गया था। तो काउंसिल ऑफ स्टेट जो उच्च सदन था उसमें 60 सदस्यों की नियुक्ति थी, और निम्न सदन जो लेजिस्लेटिव असेंबली था उसमें 140 सदस्य की नियुक्ति की 144 सदस्य की नियुक्ति की बात की गई थी। क्लियर है? और जो उसमें था कौन? उच्च सदन, जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट हम लोग जानते थे, उसमें 60 सदस्यों में से 37 ना हो गया, हाँ 60 सदस्यों में से 33 या 37 सदस्य वह निर्वाचित होता था गवर्नर जनरल के द्वारा। वह सॉरी प्रत्यक्ष निर्वाचन होता था, और बाकी जो बच गया 37 में से 27, और अगर 33 लीजिएगा तो 23 हो जाएगा।
27 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 23, तो वही जो 27 बचा हुआ मनोनीत होगा गवर्नर जनरल के द्वारा। और निम्न सदन में, जिसको हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली कहते थे, वह 144 सदस्य में से 104 सदस्य निर्वाचित होगा और बाकी सदस्य जो बचेंगे 37 वह गवर्नर जनरल के द्वारा चुने जाएंगे। अब उसमें प्रांतों में भी द्वैध शासन था, तो प्रांतों के लिए क्या किया गया था, लेजिस्लेटिव काउंसिल की व्यवस्था की गई थी। तो याद रखिएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में कंफ्यूज नहीं होइएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल वह प्रांतों में किया गया था, बनाया गया था। लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया था, लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया गया था वह संघ में। तो इस प्रकार प्रांतों में द्वैध शासन। फिर उसके बाद केंद्रों में भी द्वैध शासन था। उसके बाद प्रांतों का जो द्वैध शासन था वो 2 स्तर पर बांटा गया था, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषय में होते थे जो अंग्रेज अपने पास रखते थे, इनमें प्रशासन होता था, वित्त विभाग होता था, वित्त से रिलेटेड, और उत्तरदायी वह सौंप देते थे भारतीयों को। इसमें प्रत्यक्ष चुनाव अपनाया गया था, देखेंगे ना, प्रत्यक्ष के माध्यम से सांप्रदायिक चुनाव सिखों को भी दिया गया था। तो ये था 1919 ईस्वी का। 1935 में तो चर्चा भी हुई है, आशा करते हैं आपको याद होगा। और 1909 ईस्वी में क्या हुआ था, इसमें 1919 ईस्वी में क्या किया था, विधान मंडलों के आकार को इसमें बढ़ाया गया था। तो ध्यान में रखेंगे, विधान मंडलों के आकार में इसमें जो पहले जो गवर्नर जनरल का एक होता था, उसमें उसके पद में साथ में एक भारतीय को भी नियुक्त किया जाने लगा तथा और जो चुनने का था माध्यम अप्रत्यक्ष था, इसमें प्रत्यक्ष नहीं था, अप्रत्यक्ष रूप से ही चुने जाते थे। इसमें लिमिट ग्रुप बना हुआ था, कुछ जमींदार से आएंगे, कुछ रियासत से आएंगे, कुछ सरकारी ये रईसदार से आएंगे। तो इस प्रकार से चुनने का था 1909 ईस्वी में। उसके बाद 1935 चर्चा हो ही गई, तो इसका हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आधार 1919 ईस्वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 में कह रहा है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड इरविन। विचार करना है और उसे पदावधियों के सही कालक्रमानुसार सजाना है। तो आप बताइए कर्जन कब आया था, तो कर्जन 1899 से 1905। कर्जन का महत्वपूर्ण काम बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन क्यों, क्योंकि वह राष्ट्रवादी और जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसको वह कमज़ोर करना चाहता था, इसी के कारण वह बंगाल को विभाजन करता है। क्योंकि बंगाल को विभाजन, देखिए यह स्पष्ट हो गया था उसी टाइम से जब उसका दौरा बार बार बंगाल में हो रहा था, स्पष्ट हो गया था कि कुछ ना कुछ तो बात है। तो वही राष्ट्रवादी भावना को, राष्ट्रीय भावना को कमज़ोर करने के लिए, राष्ट्रीय क्रांतिकारी को कमज़ोर करने के लिए बंगाल का विभाजन किया जाता है। लेकिन ऑफिशियली क्या अधिकार कर ये घोषणा करता है कि हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं प्रशासनिक सुविधा के अनुसार। तो कर्जन हो गया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड कब है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 ईस्वी। और उसके बाद क्या है, लॉर्ड हार्डिंग है। तो लॉर्ड हार्डिंग का क्या है, तो लॉर्ड हार्डिंग का है 1910 ईस्वी से 1916 ईस्वी। तो ये 1910 वाला लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है। देखिए लॉर्ड हार्डिंग एक और था जो 1900 डलहौजी से पहले, डलहौजी रहता है कब से कब तक, डलहौजी याद करिए 48 से 56 रहता है, तो 1944 से 48 लॉर्ड हार्डिंग रहता है, जिसके काल में नरबली प्रथा समाप्त होता है। तो ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय शायद हमारे अनुसार लग रहा है, क्योंकि इसके बाद जनरली वही होता है लॉर्ड हार्डिंग, जो जिसके समय में क्या होता है 1910 से 16 ईस्वी में, 1910 में 16 में बंगाल विभाजन रद्द भी होता है तथा दिल्ली बंगाल विभाजन रद्द होता है। तो उसमें तो आपको पता ही होगा कि दिल्ली का राजधानी वहाँ किया जाता है और तथा ये बंगाल विभाजन को भी रद्द किया जाता है। और इसी के समय में BHU का भी स्थापना किया जाता है। उसके बाद लॉर्ड इरविन है। लॉर्ड इरविन का शासनकाल 1926 से 1931 ईस्वी। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में एक क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र इसी में दिया गया था। याद करिए हम आपको क्या बोले, 1936 से 43 त्यागपत्र क्यों दिया जाता है, 1937 का प्रांतीय चुनाव होता है और उस प्रांतीय चुनाव में अंग्रेज मांग करती है पूर्ण स्वराज्य की। इसीलिए वह 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में बहुमत बना था, किसका, कांग्रेस का, 1937 के चुनाव में, याद करिए, है ना। उसी में से क्या होता, मुस्लिम लीग को एक भी सीट नहीं आता है और इसी के रूप में वह क्या मनाता है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस इसको बोलिएगा ना, ये मतलब मुक्ति दिवस के रूप में मनाता है। वो घटना वही सब जुड़ा हुआ है उससे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पहले 1 होगा कर्जन आया, कर्जन का हमला 1805 बताए थे। फिर 3 लॉर्ड हार्डिंग आया कर्जन के बाद, कब 1800 ये 1910 से 1916। फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड आया, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1910 से 16। फिर इरविन आता है कब, 1926 से 1931 ईस्वी।
तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में क्या हुआ था, एक नेहरू रिपोर्ट आया था। अब याद करिए नेहरू रिपोर्ट क्यों आता है। नेहरू रिपोर्ट आता है जब साइमन कमीशन का विरोध होता है, तब एक ब्रिटिशर्स के द्वारा चैलेंज किया जाता है, क्या भारतीय अपना संविधान खुद बना सकता है सभी दलों की सहमति से। तब यह बुलाते हैं और 29 दलों की 28 दलों की सहमति को बुलाकर सभी के सहयोग से वह एक प्रस्ताव सहयोग करते हैं, जिसमें वो डोमिनियन स्टेट और पूर्ण स्वराज की बात करते हैं। लेकिन हालांकि वो उतना प्रत्यक्ष नहीं होता, लेकिन वो पेश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 में। 73 कथन ए में कह रहा है कि 1916 में मौलाना मोहम्मद अली और अब्दुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद से त्यागपत्र दिया। तो 1916 में नहीं, ऐसा नहीं था कि किए थे, यह गलत है। आर कथन में देखिए, विधान परिषद के सभी भारतीयों के विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट को प्रस्ताव को पारित किया। बिल्कुल सही बात है। अब रॉलेट एक्ट को पूरा विरोध के बावजूद भी 2 को लाया गया था। देखिए हम आपको बता दें कि रॉलेट एक्ट जो है यह किनके द्वारा, एक सैडलर के अध्यक्षता में क्या किया जाता है, इसका गठन किया जाता है। किसका, रॉलेट एक्ट का गठन किया जाता है। तो ये जो कमेटी होता है, देखिए ध्यान से निकल रहा है, अभी याद आ जाएगा। कौन कमेटी, हाँ सोडिसन कमेटी होता है, जो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में किया जाता है। खासकर ये जो कमेटी होता है, सोडिसन कमेटी होता है रॉलेट, ये खासकर इस समिति का जो जांच होता है इसलिए किया जाता है कि जो क्रांतिकारी आंदोलन है वह किस हद तक फैला हुआ है, उसको संबंधित षड्यंत्र को फैले हुए उसी को पता लगाने के लिए यह सैडलर, यानी कहने का मतलब जो कौन था, सोडिसन कमेटी था, जो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में किया जाता है। और इसी के आधार पर क्या किया जाता है, रॉलेट एक्ट कानून को लाया जाता है। जो क्या कहता है, विधान परिषद में पेश किया जाता है। इस वक्त 2 कानून होता है, लेकिन एक को तो ब्रिटिशर्स वापस ले लेता है, दूसरा को पारित करते हैं, जो रॉलेट एक्ट कहलाता है। तो आशा करते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या था, क्यों लाया गया था। तो रॉलेट एक्ट क्या था, रॉलेट एक्ट था जो 1917 ईस्वी में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, जिसमें क्या था, क्रांतिकारी के प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह मुख्यतः बनाया गया था। कौन, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सोडिसन कमेटी। और वही कमेटी अपना रिपोर्ट सौंपता है, जिसमें उसको जांच करने के लिए मिलता है कि आप पता लगाइए कि भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधि है, क्रांतिकारी आंदोलन है, वह किस हद तक फैला हुआ है। वही अपना रिपोर्ट सौंपता है। उसके बाद वह ब्रिटिशर्स के द्वारा 2 कानून को लाया जाता है, जिसमें एक को वापस ले जाता है, दूसरा रॉलेट को पास कर देता है, जिसमें यह रहता है कि बिना किसी के मतलब बिना किसी को बोले हुए, बिना किसी को अदालत में पेश किए हुए डायरेक्ट उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा। इसीलिए इसको क्या कहा, बिना वकील बिना दलील, इसको काला कानून के रूप में भी गांधी जी ने कहा था। तो ये गलत है, आर सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 में, 1854 में वुड डिस्पैच की अभियुक्ति की शिक्षा का लक्ष्य क्या था। हमने बताया था कि 1854 ईस्वी का वुड डिस्पैच को क्या कहा गया था, वुड डिस्पैच कहा गया था, तथा इसको आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा गया था। क्यों कहा गया था, क्योंकि इसमें जो चार्ल्स वुड होते हैं वह डलहौजी को पत्र लिखते हैं 1854 ईस्वी में, और वह जोड़ देते हैं कि भारत में महिला शिक्षा और उच्च शिक्षा का जो होना चाहिए वो अंग्रेजी में होना चाहिए, तथा इन्होंने पश्चात शिक्षा का भी जोड़ देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। पहला गलत क्यों है, क्योंकि देसी भारतीयों के रोजगार के अवसर के उत्पादन, यह नहीं होगा। अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयोग कर लोगों में साक्षरता बनाना, हाँ इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का बात की थी, लेकिन वह उच्च शिक्षा के लिए की थी, यह डायरेक्ट पब्लिक के लिए नहीं किया था। उसके बाद परंपरागत भारतीय शिक्षा में अनुसंधान बुद्धिवाद प्रवेश करना, यह भी नहीं था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 में, 1942 में क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था। तो 1842 ईस्वी का क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है कि क्या होता हुआ, क्या कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुरंत क्या करना, भारतीय संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना, यही था। ऐसा नहीं आप मार दीजिएगा कि उसको क्या था। देखिए ऑप्शन में ए में क्या लिखा हुआ है, स्वायत्ता देना शर्त रखी गई थी, भारतीय राज्यों को संघ में शामिल होना, ऐसा नहीं कहा गया था। विश्व युद्ध के पश्चात हाँ जरूर पूर्ण स्वराज की बात जरूर क्या कर रही थी, कांग्रेस मांग कर रही थी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, लेकिन उसका वैसा लक्ष्य नहीं रहता। यह बात करता डोमिनियन पद का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आपको यह बता दें क्रिप्स मिशन, जब क्रिप्स मिशन आया था तो भारतीय लोग को खुशी का लहर दौड़ गया था, है ना। उसका विरोध फिर आपको पता होगा कि अमेरिका के जो राजदूत रहता है वह करता है, तब वह फिर से इसको क्या करता है, इसको विरोध करता है और सख्त होता है, तब वह फिर क्या करता है, पूर्ण आज़ादी की बात करती है। नहीं तो अगर बोला जाता है कि शायद अगर मतलब अमेरिका का जो राजदूत था उसकी भी एक अहम योगदान रहता है, ऐसा मतलब कहा गया कि अगर शायद वो अपने भाषण में इस चीज़ को
क्या करता, कट्टू आलोचना नहीं करता तो शायद क्या पता मान जाते, क्योंकि ये जो उस प्रकार से बात की गई थी इसमें मतलब एक तरह से लोभ दिया गया था, जिसमें डोमिनियन पद की जरूर बात की गई थी लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता की नहीं बात की गई थी। हाँ, इसका विस्तार से पढ़िएगा तो उसमें सब दिया हुआ है कि किस प्रकार से था। उसमें भारत को क्या किया जाएगा, एक संघ के रूप में स्थापना किया जाएगा, जो राज्य जो स्वतंत्र होना चाहेगा उसको स्वतंत्र कर दिया जाएगा, एक डोमिनियन होगा, लेकिन इसका संचालन एवं नियम कानून यहाँ बनेगा, लेकिन अंततः पास ब्रिटेन के ही संसद से होगा। इस प्रकार से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 76 में, 1935 भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेज का असली मंशा क्या था। अब याद करिए 1935 का जो अधिनियम होता है उसमें फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों का मात्र एक उद्देश्य होता है। वह क्या होता है कि राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद जो विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए, जो साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांत हैं उसको व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। इसीलिए वह फेडरल यूनियन में क्या करता है, राजाओं को एंट्री करना चाहता है 1935 वाला में। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 में, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिवेशन ने सामूहिक कार्यचालन के लिए के स्थान पर विभाग या विभागीय पत्ति द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्राधिकार को बल प्रदान किया। कौन प्रदान किया? 1861 का अधिनियम में। देखिए चारों में से एक 58 है, 92 है, 9 है। अब नीचे से पढ़ते हैं। 1909 में क्या हुआ था, मॉर्ले में इंटवाया था। इसमें क्या किया गया था, विधान परिषद को थोड़ा बढ़ाया गया था, शक्ति को थोड़ा बढ़ाया गया था, लेकिन प्रत्यक्ष चुनाव तो नहीं अपनाया गया था। हाँ, इसमें मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था जरूर की गई थी। हाँ, इसमें एक बात और कह सकते हैं कि इसमें सार्वजनिक विषयों पर भी प्रश्न पूछने बहस करने का अधिकार दिया गया था 1909 में। उसके बाद आगे बढ़िए 1892 में, इसमें सिर्फ केंद्रीय विधान परिषद पर बहस करने, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। उसके बाद ऊपर आइए 1858 में। अब 1858 ईस्वी में क्या होता है, तो ये 1858 ईस्वी में ये होता है, आप याद करिए 1858 ईस्वी में, हाँ वो होता है कि 1857 का क्रांति खत्म होता है। फिर क्या होता है, कंपनी का शासन को समाप्त कर क्या कहता है, सीधे ब्रिटिश शासन को सौंप दिया जाता है, यानी वायसराय को पद को स्थापित कर दिया जाता है, जिसमें प्रथम वायसराय कौन बनता है, कैनिंग बनता है। तो ये हो गया वायसराय वाला हो गया, जिसमें भारत सचिव का पद भी नियुक्त किया जाता है, भारत परिषद का गठित किया जाता है, वही भारत पर इसी में साथ में आप याद रखें भारत सचिव का जो पद बनाया जाता है, इसका जो खर्चा के लिए होम चार्जेज बनाया जाता है, इस होम चार्जेज का खर्च भारत से लिया जाता है। फिर 1861 में, तो इसी में से क्या होता है, गवर्नर जनरल को अध्यादेश लाने का शक्ति प्रदान होता है। इसमें वो क्या कर सकता है, अध्यादेश ला सकता है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 78 में कह रहा है कि सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। अब चार्टर एक्ट 1813 है। अब बताइए चार्टर एक्ट 1813 में क्या हुआ था। तो आपको है एक पता होगा कि एक व्यापारिक अधिकार को समाप्त किया गया था, ऑप्शन बी होगा। 73 में क्या किया गया था, 73 में किया गया था 1773 के तहत भारत के गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल का पद नियुक्त किया गया था। और जो गवर्नर जनरल कौन बने थे, वारेन हेस्टिंग्स बने थे। तो याद रखेंगे। साथ में कंपनी के निवेशकों को कंपनी के प्रबंधन से संबंधित जो कंपनी के निवेशक होते थे, जिसमें हम आपको बताए थे ना 2 समूह बनाया गया था। कौन कौन, कंपनी के निवेशक समूह जिन्हें कोर्ट ऑफ प्रोपाइटर कहा गया था, और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे। तो जब कंपनी के निवेशक समूह प्रोपाइटर्स थे, उसके संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश को प्रस्तुत किया जाता था। ये 1773 के रिलेटिव। और 1758 में क्या हुआ था, तो अभी हम लोग चर्चा किए कि इसमें क्या हो गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित यानी हटा दिया गया था। गवर्नर जनरल के पद को हटाकर वायसराय को पद लाया गया था, सीधे क्राउन को सौंपा गया था। और इसमें एक और बदलाव क्या हुआ था कि भारत सचिव का पद नियुक्त किया गया था। पहले तो क्या था, गवर्नर जनरल था, लेकिन उसके जगह पर क्या किया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हटाकर भारतीय सचिव का पद, मतलब भारतीय परिषद का गठन किया गया सचिव की सहायता के लिए। और उस सचिव के ऑफिस के लिए जो व्यय था उसे होम चार्जेस का नाम दिया गया, और इस होम चार्जेस का खर्च भारत से लिया जाता था। तो यह हो जाएगा, पहला हो जाएगा। इसे 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी कार्यों को समाप्त कर वही वायसराय का पद को लाएगा। फिर पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 में क्या होता है, अब पिट्स इंडिया एक्ट में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को क्राउन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरण किया जाता है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से इसमें क्या कहता है, ब्रिटिश क्राउन को सौंपा जाता है, इसमें कंट्रोल को और बढ़ाया जाता है पिट्स इंडिया एक्ट में। तो वही कह रहा है कि जो अधिकार है वो है कुछ क्राउन को भी सौंपा जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की जाती है। तो इस तरह से इसका मिलान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 में देखिए
79 में कह रहा है भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। कब समाप्त हो गया था? क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करने के साथ, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ। देखिए, यह भारत के विभाजन का टालने का जो है कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही समाप्त हो गया था। अब कैसे हो गया था? तो थोड़ा चीज़ों को समझिए। क्या होता है कि जैसे ही प्रांतों में कांग्रेस और लीग दोनों ही कैबिनेट मिशन को पहले तो स्वीकार कर लेता है, जब कैबिनेट मिशन आता है, फिर बाद में कांग्रेस अस्वीकार कर लिया। तब ये मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के बिना ही सरकार बनाने का दावा पेश किया। तब वह क्या करता है मुस्लिम लीग कि कांग्रेस के बिना ही सरकार बनाने के लिए दावा पेश कर देता है कि हम बनाएंगे बिना उनके सहयोग से। अब कैबिनेट मिशन वह स्वीकार कर देता है। कैसे कैसे होगा? पूरा इसमें पूरा जन आंदोलन है, तो हमें तो भेजा गया है, क्योंकि आपको मालूम होगा ना कि 1946 ईस्वी में क्या जो पीएम एटली के द्वारा जो 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेज जाती है, उसमें यह कहा जाता है कि जो क्या हो शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों एवं संभावनाओं को तलाशने के लिए उसको भेजा जाता है। तो ऐसा करने से अगर वह लीग जो पेश किया था प्रस्ताव कि हम खुद बनाएंगे, तो इससे क्या हो जाता है, इसमें भड़क सकता था, क्रांति और भी असंतुलन हो सकता था। यह स्वीकार दिया कैबिनेट मिशन। फिर क्या होता है कि जिन्ना काफ़ी इससे निराश होता है। फिर दूसरी तरफ संविधान सभा के चुनावों में चुनाव होता है, जिसमें आप लोग देखते होंगे, उसमें 214 सीट को इसको मिलता है। कितना मिलता है? 214 सीट इसको किसको मिलता है? ये ब्रिटिशर्स को 229 में से, और उसको मिलता है मात्र 78 में से 73 सीट लीग को। तब उनको और निराशा होती क्योंकि 75% सीट कम थी। तब क्या होता? 29 जून 1946 ईस्वी को शिष्टमंडल योजना, तब क्या होता है, जो लीग होता है 29 जून 1946 को, यह क्या करता है, वह अस्वीकार कर देता है ये जो योजना होता है ये कैबिनेट मिशन का, और पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए वह सीधे कार्रवाई करने की धमकी दे देता है। और इसी बीच में 8 अगस्त 1940 को कांग्रेस की अंतिम सरकार बनाने की योजना स्वीकार कर ली, और उसके बाद यह घोषणा कर देता है। फिर वो हो ही जाता है, बोल ही देता है सीधी कार्रवाई के रूप में। तो वही जो मतलब कहने का मतलब आप समझ जाइए। उसके बाद भारत का विभाजन होना संभव अवश्य हो गया था, क्योंकि वह शिष्टमंडल के जो था उसको अस्वीकार कर दिया और सीधी कार्रवाई की धमकी दे दिया 8 अगस्त 1947 को। फिर 8 अगस्त 1947 को जो सरकार किसका सरकार, कांग्रेस के अंतिम सरकार को बनाने की योजना को स्वीकार कर लेता है। इस तरह फिर भारत का विभाजन हो जाता है, स्वीकार होता है अलग राज्य देने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 80 में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करिए। सूची 1 में क्या है? व्यक्ति है, और सूची 2 में विषय है। अब मैकडोनाल्ड आप याद करिए कम्युनल अवार्ड, या वही कम्युनल अवार्ड। देखिए, इसका जड़ है जुड़ा हुआ कम्युनल अवार्ड, वह मतलब कहिए गोलमेज सम्मेलन से थोड़ा उत्पन्न होता है। गोलमेज सम्मेलन जब फर्स्ट राउंड टेबल होता है, तो उस राउंड टेबल में वो समझ में आ जाता है, उसमें सांप्रदायिकता का ही बात ही होता है। उसमें कौन कौन होते हैं? राजसी लोग होते हैं भारत के, जो मतलब रजवाड़े होते हैं वो होते हैं, धनी वर्ग होते हैं, जमींदार होते हैं। और जब उसमें वही होता है। जब द्वितीय में जाते हैं महात्मा गांधी, तो वहाँ देखते हैं कि यहाँ पर सांप्रदायिकता को लेकर बात हो रही थी, और उसके लेके जो भी वहाँ प्रतिनिधि मंडल बैठा हुआ था सब इंटरेस्टेड था। वह सिर्फ भारत, पूरे देश को नहीं देख रहा था, वह सिर्फ अपना विकास देख रहा था। और इस चीज़ को समझ में आ गया, उसको लगने लगा ब्रिटिशर्स को कि अगर हम बात करते हैं किसका, सांप्रदायिक का, तो यह उठाकर मुद्दा क्या करेंगे, राष्ट्रवादी की भावना को कमजोर करेंगे, यह सोचा। इसीलिए वो मैकडोनाल्ड अवार्ड 1832 ईस्वी में लेकर आता है, जिसमें 11 संप्रदायों की बात होती है पृथक निर्वाचन की। उसमें दलितों के लिए भी अलग पृथक निर्वाचन की बात होती है, जिसका गांधी जी विरोध करते हैं। और इसी गांधी जी को विरोध करते हैं कहाँ? उस समय वो एरवदा के जेल में होते हैं, पुणे के एरवदा के जेल में, और विरोध करते हैं और अनशन पर बैठ जाते हैं। 20 तारीख से 24 तारीख तक अनशन रहते हैं। तो वही 24 तारीख को गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच, वो जो बीच में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और शायद मदन मोहन मालवीय, ही दोनों रहते हैं जो सामंजस्य बैठाते हैं, और वह विरोध करते हैं कि दलितों को पृथक निर्वाचन नहीं दिया जाएगा, इससे दलित और दलित हो जाएंगे। और उनको क्या करता है, लास्ट में 78 सीटों को बढ़ाकर 144 सीट दलितों के लिए किया जाता है, लेकिन पृथक निर्वाचन हटाया जाता है। वही मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड लेकर आता है। उसके बाद यही सब घटना होता है। तो 1932 ईस्वी में आता है। लॉर्ड लिंडोर्थो को याद करिए। लॉर्ड लिंडोर्थो अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है। क्यों लाया जाता है? इसमें कहा जाता है भारतीयों को कि आप द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा सहयोग करेंगे तो हम आपको आज़ादी देंगे, और आपको बता दें कि बिना पूछे हुए घोषणा कर देता द्वितीय विश्व युद्ध में कि भारत साथ दे रहा है। इसी का विरोध करते हैं ना गांधी जी, तो वह क्या करते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाते हैं ना। तो पूछता है प्रश्न कि व्यक्तिगत सत्याग्रह
क्यों चलाया गया और कौन चलाए थे? तो गांधी जी चलाए थे। गांधी जी इसलिए उसमें था कि गांधी जी के बताए हुए स्थानों पर भाषण देना और बाद में गिरफ्तारी जाकर दे देना, यही था। व्यक्तिगत रूप से भाषण देना और जाकर गिरफ्तारी करना है। डलहौजी के द्वारा डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ लाया गया था, जिसमें हड़प नीति के आधार पर इसमें क्या कहा गया था कि जो भी भारतीय रजवाड़े है जिसका अपना पुत्र नहीं है वह गोद नहीं ले सकता है, यानी उसका उत्तराधिकारी कोई नहीं होगा। चेम्सफोर्ड डाइकी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 81 में करा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब विचार करिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। सरोजनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। अब याद करिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्लास जब हम लोग किए थे तो उसमें हमने चर्चा किया था कि जो प्रथम महिला होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वह होती है 1917 ईस्वी में। कौन बताइए? एनी बेसेंट। ठीक इसके 8 साल बाद 1925 ईस्वी में सरोजनी नायडू। ठीक इसके 8 साल बाद 1933 ईस्वी में नलिनी सेन गुप्ता। तो पहला वाक्य तो गलत हो गया कि सरोजनी नायडू दिया, जबकि पहला तो एनी बेसेंट थी। हाँ, प्रथम भारतीय जरूर थी सरोजनी नायडू। तो ऑप्शन 2 तो गलत हो गया। अब ऑप्शन 2 पढ़ते। CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे। हाँ, CR दास जब जेल में थे तब उनका जो भाषण है कौन पढ़ा था? हकीम अजमल कर पढ़कर सुनाया था। उस समय वो जेल में बंद रहते हैं तो हकीम अजमल वह खां उनका प्रतिनिधित्व करता है उनके रूप में उनके जगह पर, और उनका जो भाषण है कौन पढ़कर सुनाती है? सरोजनी नायडू पढ़कर सुनाती हैं। उसी के बाद में वो निकलते हैं जेल से 1921 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में, और फिर वो असहयोग आंदोलन के लिए लगभग कितना 10 लाख स्वयंसेवकों को जो एकत्रित करने के लिए जुड़ जाते हैं। फिर स्वराज पार्टी का भी इसी के निकलने के बाद वो सब होता है घटना। देखिए क्या होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए। CR दास जेल से निकलते हैं, फिर गया का कांग्रेस अधिवेशन होता है, उसमें वो अध्यक्ष बनते हैं और एक प्रस्ताव पास करते हैं। प्रस्ताव यह रहता है कि हम कांग्रेस के मंत्रिमंडल में जो है उसमें घुसेंगे, जबकि कांग्रेस इसका विरोध करता है कि नहीं, उसमें नहीं जाना है। इनका कहना था कि नहीं जाना है और अंदर घुसकर उसके राजपाट में घुसकर उसके जो हैं कार्यकारी परिषद में घुसकर उसका विरोध करना, ये था उनका मानसा। तो विरोध करता, पास नहीं होता प्रस्ताव उस अधिवेशन में और त्यागपत्र दे देते हैं। कभी कभी ये पूछता है कि CR दास के द्वारा कौन कांग्रेस अधिवेशन में त्यागपत्र दिया जाता है, तो वही वो जो होता है गया वाला कांग्रेस अधिवेशन में त्यागपत्र दे देते हैं। फिर बाद में कांग्रेस वह प्रस्ताव को मानता है, फिर वह क्या करते हैं, CR दास घुसते हैं कलकत्ता में और फिर उसका अंदर से विरोध करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद एलन ऑक्टेवियन प्रथम भारतीय नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने। हाँ, ये तो सही है, एओ अभी बोले थे ना, ब्रिटिश नागरिक थे। तो कह रहा है कि प्रथम ब्रिटिश नागरिक, नहीं, प्रथम नहीं होगा। एलन ऑक्टेवियन प्रथम नहीं थे, क्योंकि उससे पहले तो जॉर्ज विल भी बन चुके थे। और हम आपको बता दें कि सिर्फ एलन ऑक्टेवियन हुम ही ब्रिटिश नागरिक नहीं थे, ये तो और भी बहुत सारे थे, जैसे हेनरी कॉटन भी थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य बना था, और एक विलियम बेडबर्न भी थे जो 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने हैं। तो ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अल्फ्रेड वेब 1894 में अध्यक्ष बने, देखिए सही है, अल्फ्रेड वेब बिल्कुल बने थे, और हेनरी कॉटन भी बने थे, विलियम बेडबर्न भी बने थे। तो विलियम बेडबर्न 2 बार बने थे। ये भी प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना, तो विलियम बेडबर्न हो जाएगा, और फिर हेनरी कॉटन भी बने थे। तो इसका सही जवाब होना चाहिए 2 एवं 4। किसमें है 2 एवं 4? ऑप्शन नंबर बी में है 2 एवं 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82 में 1935 में भारत अधिनियम की कौन सी विशेषता नहीं थी? अब कौन सी विशेषता नहीं थी? केंद्र के साथ राज्यों में द्वैत शासन 1935 में, राज्यों में थोड़े था द्वैत शासन, नहीं था, केंद्र में था। राज्यों को तो स्वायत्ता दे ही दिया गया था। द्विसदनीय विधानमंडल बिल्कुल था, द्विसदनीय। कौन कौन था बताइए जल्दी? काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली। काउंसिल ऑफ स्टेट में कितना होते थे? 60 सदस्य होते थे। लेजिस्लेटिव असेंबली में 144 सदस्य होते थे। 60 में बताइए कितना निर्वाचित और कितना गवर्नर जनरल? 60 में जो 37 है वह निर्वाचित होता था और बाकी 23 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत होता था। वही था 33 था या 37 ही था, ध्यान में देख लीजिएगा एक बार। और जो 140 में कितना था? 104 निर्वाचित होता था और बाकी जो बच गया वह निर्वाचित होता था। प्रांतीय स्वायत्ता था, बिल्कुल सही। अखिल भारतीय संघ सही। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 83 में भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक कौन चला? आप देख लीजिए सबसे कम समय तक 1861 के बाद कौन आया था? 1861 के बाद तो 92 ही आया था। तो ये तो अच्छा दिन चला। 92 के बाद 1909 ही आया, 1909 के बाद 1909 आया, तो सबसे कम तो 1909 ही चला ना, मात्र 10 साल चला। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आशा करते 61 में क्या था, एक बार चीज़ों को थोड़ा सा फास्ट में रिकॉल कर देते हैं।
1961 के अधिनियम में आया था। तो क्या क्या हुआ था, इसमें पुनः एक विधि सदस्य को नियुक्ति की गई थी, विधानसभा की स्थापना किया गया था 1961 में। उसके बाद वायसराय के कार्यकारी परिषद में 6 से 12 सदस्यों के 1892 में क्या गया था, इसमें केंद्रीय विधान परिषद में क्या करे ये प्रश्न पूछने और बहस करने का अधिकार दिया गया था। उसके बाद 1909 में क्या किया गया था, इसमें क्या किया गया था, विधानमंडलों के आसक्ति में थोड़ा बढ़ाया गया था, इसको शक्ति को बढ़ाया गया था, लेकिन प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं था, ध्यान रखिएगा। इसमें मुस्लिमों के प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात की गई थी। 1919 में क्या किया गया था, इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात की गई। और केंद्र में द्वैध शासन, कौन कौन केंद्र में द्वैध शासन, काउंसिल ऑफ स्टेट और जनरल लेजिस्लेटिव असेंबली, और प्रांत में लेजिस्लेटिव काउंसिल। और फिर क्या क्या प्रांतों में द्वैध शासन के साथ हस्ताक्षरित और हस्तांतरित, आरक्षित और हस्तांतरित 2 विषय रखा गया। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रश्नों विविध से रिलेटेड जो भी प्रश्न था उसका विस्तारपूर्वक हल देखा। कुछ आपके माइंड में प्रश्न है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। बाकी शेष है वो हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे।